हेलो। नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ध्यान दें। फर्स्ट क्वेश्चन आज का, 25,000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्रधन क्या होगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% और 5% रहा है? देखिए, सबसे पहले 4% रेट का मतलब क्या होता है? 4% रेट का मतलब होता है 1/25 से बढ़ना। ठीक है, 1/25 से बढ़ना। ओके। और 5%, ध्यान देना, 5% रेट का मतलब क्या होता है? 1/20 से बढ़ना। ठीक है। अगर हम यहाँ प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लेने जाएं तो 1/25 से बढ़ने का मतलब है 25 से बढ़कर 26 हो जाना। और दूसरे साल 1/20 से बढ़ने का मतलब है 20 से 1 बढ़कर 21 हो जाना। ठीक है। और अब देखना है कि 2 साल में हुआ क्या। 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा 500 हो जाएगा। और ये 26 और 2 52, तो 54 हो जाएगा। ये आपका प्रिंसिपल है और ये आपका अमाउंट है। तो यही जो प्रिंसिपल 500 है ना, ये दिया हुआ है 25,000। कितना गुना है? 50 गुना। जब प्रिंसिपल 50 टाइम्स है तो अमाउंट भी 50 टाइम्स होगा। 0, 6 5 30, 20 और 3 23, ये 25 और 2 27, 27,300। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन था वेरी सिंपल। आइए सेकंड क्वेश्चन की ओर चले। धीरे 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 हम लोग चलते रहेंगे। कॉन्फिडेंट, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा और मज़ा भी आएगा। एक सामान्य गति के 3/5 गति से चलने पर एक रेलगाड़ी अपने डेस्टिनेशन पर 4 घंटे लेट पहुंचती है। अगर वो सामान्य गति से जाए तो उसे कितना टाइम लगेगा? अब देखो ना, अगर उसने अपनी स्पीड को 3/5 कर लिया है तो टाइम का क्या हुआ होगा? टाइम 5/3 हो गया, है ना? तो स्पीड को अगर कम किया है तो टाइम ज़्यादा लगने लगा। पहले 3 लग रहा था और अब 5 लग रहा है। तो बताओ भाई कितना ज़्यादा लग रहा है? तो आप यही कहोगे 2 ज़्यादा लग रहा है। तो ये जो आपका 2 ज़्यादा लग रहा है ना टाइम, वो रियल में कितना ज़्यादा लग रहा है? यहाँ से 4 घंटे। तो एक का मान क्या हो जाएगा? 2 घंटे। एक का मान अगर 2 घंटे हो जाएगा, सामान्य गति से यात्रा करने पर उसे कितना समय लगेगा? तो ये देखो, यही वो टाइम है जो सामान्य गति से लगने वाला टाइम है। एक का मान 2 घंटा हो जाएगा तो 3 का मान क्या हो जाएंगे? 6 घंटे। तो इस क्वेश्चन का रिजल्ट कितना हो जाएगा? 6 घंटे। अब 6 घंटे जिनका रहा होगा करेक्ट रहा होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चले। एक लोहे की वृत्ताकार छड़, अगर देखिए, जो भी छड़ होता है ना, जैसे घर बनाते हैं, घर बनाने में जो छड़ यूज़ करते हैं, एक्चुअल में वो वृत्ताकार इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो छड़ गोल होता है बट लंबा होता है। तो एक्चुअल में वो सिलेंडर होता है। लेकिन सिलेंडर क्या है? एक गोल फिगर ही तो है। गोल मतलब चारों तरफ से गोल है। चारों तरफ कहते हैं ये दो तरफ से, और इधर मतलब लंबाई ज़्यादा है और बाकी ये क्या है? एकदम गोल है, कर्व की जैसा। तो मेरे दोस्त, अगर ये गोल है इसका मतलब ये हो गया कि मैं अगर रड को देखूं, ये देखिए यही है ना। गोल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका बेस क्या है? सर्कल है। क्या बोला है? इसके रेडियस को 1/4 कर दिया जाए। मेरे दोस्त, अगर रेडियस को 1/4 कर दिया जाए तो एक काम करिए, पहले रेडियस 4 मान लीजिए और अब क्या हो जाएगा? 4 का 1/4 1 हो जाएगा। ठीक है। आगे क्या कहा? वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं लाना है। बताओ बस इसका हाइट ओरिजिनल हाइट का कितना गुना हो जाएगा? तो मेरे दोस्त, ये है आपका हाइट। ये पुराना हाइट हो गया और ये आपका नया वाला हाइट हो गया। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से। सबसे पहले वॉल्यूम को सेम करने का है ना। वॉल्यूम को एकदम डिफरेंट नहीं करना है, सेम रखना है। जब वॉल्यूम सेम करेंगे तो पहले रेडियस और हाइट ये था, अब रेडियस हाइट ये है। तो बेलन का, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा? पाई r² h। यहाँ पाई
आर स्क्वायर एच। अब ये दोनों वॉल्यूम क्या है आपस में सेम है, जैसे सेम हो गया तो पाई से पाई चला गया, 16 और इंटू H1 और बराबर क्या हो जाएगा ये मेरा H2। ठीक है, तो हमें यही यही कहा गया है कि इसकी लंबाई ओरिजिनल लंबाई का कितना गुना होगा। तो कौन सी लंबाई, लंबाई मतलब ऊंचाई, नई वाली, तो नई वाली जो इसकी लंबाई है वो देखो पुरानी लंबाई का यानी ओरिजिनल लंबाई का कितना गुना है, 16 गुना है। आप सीधा सीधा कह सकते हो 16 गुना, यानी ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, 16 टाइम्स, ऑप्शन नंबर ई। हाँ हाँ बिल्कुल, इस वीक के में मैं चला गया था घर ना, तो इसलिए कुछ क्लास कैंसिल रहा, कुछ क्लास नहीं हो पाया। तो आपको लग रहा होगा थोड़ा सा कि आप सीरियस नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप देखना कि मंडे से सारा चीज़ सीरियसली चलने लगेगा अपने टाइम पर। जितने भी क्या क्लासेज हैं, जो भी ऑफलाइन ऑनलाइन सब, एक भी ऐसा क्लास नहीं होगा जो कि आपके टाइम के आगे पीछे होगा, एकदम ऑन टाइम स्टार्ट होगा। एक तो एक, 5:30 तो 5:30, 3:30 तो 3:30, बिल्कुल टाइम से स्टार्ट होगा। छुट्टी भले ही 5 मिनट पहले हो जाएगा ताकि आगे का क्लास लेट ना हो, लेकिन कोई भी क्लास आपका लेट नहीं होगा। ठीक है, आ जाओ इसको देखते हैं। ये के किस वैल्यू के लिए इस पॉलिनोमियल और उस पॉलिनोमियल दोनों का एचसीएफ x+4 है। अब देखो ना भाई, के किस मान के लिए इस बहुपद और इस बहुपद, के किस मान के लिए दोनों बहुपद यानी दोनों पॉलिनोमियल का एचसीएफ x+4 है। एट फर्स्ट एचसीएफ होता क्या है, एचसीएफ वो वैल्यू होता है जो दिए गए सभी वैल्यू का क्या फैक्टर होता है, यानी सभी वैल्यू को डिवाइड करता है। जैसे आज इन दोनों का एचसीएफ अगर x+4 है तो x+4 इसे भी डिवाइड करेगा और इसे भी डिवाइड करेगा, है ना। तो क्या करना है, तो मेरे दोस्त अब देखो ना, अगर x+4 पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है मतलब x+4 फैक्टर है, फैक्टर को जीरो बनाकर x का यहाँ से वैल्यू निकाल लो। तो फैक्टर को जब जीरो के बराबर करोगे ना, तो वहाँ से x का जो मान आएगा वो जीरोस कहलाता है, उसे हम शून्य कहते हैं। ठीक है, और शून्य का काम क्या होता है, पॉलिनोमियल को जीरो बना देना। यानी अब इस x का मान -4 आप पुट कर दीजिए, या तो इसमें या तो उसमें, और जीरो के बराबर कर दीजिए। इसमें पुट करेंगे 16 हो जाएगा, -4 -2 के, और यहाँ से आपका -2 बराबर 0। तो देखिए -2 के हो जाएगा और बराबर 16, 16 में से 6 जाएगा 10, इस पर आके -10 हो गया, और यहाँ से के का मान कितना हो जाएगा 5। तो इस तरह ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी के का मान हो गया 5। ठीक है भाई, ये था हमारा 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाओ। अब हमें कहा जा रहा है कि बताइए इसमें कौन सबसे छोटी है। मेरे दोस्त, जब इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आ जाए ना, तो आपका काम क्या है, दो दो इन्वेस्टिगेशन करना है। एक इन्वेस्टिगेशन ये है कि आप इसके बेस को चेक कर लो। अगर बेस ऐसा है जिसे एक जैसा किया जा सकता है तो आप बेस को एक जैसा कर लो, लेकिन यहाँ पर बेस को एक जैसा नहीं किया जा सकता है, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर पावर को देखेंगे। क्या पावर में कुछ कॉमन है क्या, हाँ, सबके पावर में 50 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो, 200 को हम क्या करेंगे, 4 × 50 तो लिख ही सकते हैं, बिल्कुल। और देखिए ये मेरे दोस्त क्या है, 300, 150, 150 क्या लिख सकते हैं, ये 3 × 50 लिख सकते हैं। ठीक है, ये 5 की पावर, ये 100 है ना, इसको हम 2 × 50 लिख पाएंगे, है ना। और ये मेरा 4 की पावर 200 है, इसको हम 4 × 50 लिख पाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2 की पावर 4 यानी 16, 16 की पावर 50, ये 3 का क्यूब 27, 27 की पावर 50, और 5 का स्क्वायर 25, इसकी पावर 50, और ये 4 की पावर 4, 4 16 64 और 256, तो 256 की पावर क्या हो जाएगा 50। तो इस तरह से मेरे दोस्त आप ये देख पाओगे कि इन सब का पावर क्या है, पावर एक समान। और जब पावर एक समान है तो जिसका बेस छोटा है वो फ्रैक्शन छोटा है, जिसका बेस बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ा है, सॉरी वो वैल्यू बड़ा है। तो देख लो ना, सबसे छोटा बेस कौन सा है, 16, यही तो है।
सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, ये सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है। यानी आप कह सकते हो कि 2 की पावर 200 ही स्मॉलेस्ट है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई ही हो जाएगा। तो आज तो ढेर सारे ऑप्शन के आंसर ई हो रहे हैं, है ना। देखते हैं कितने आंसर ऑप्शन ऑप्शन नंबर ई है, चेक करते हैं। अब देखो मेरे दोस्त, ये क्या है, इसको कैसे सॉल्व करना है। अब देखो, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। या तो आप मेरे दोस्त ऑप्शन से सॉल्व कर लो, या फिर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे, उससे सॉल्व हो जाएगा। अगर ऑप्शन से सॉल्व करना चाहेंगे तो अच्छी बात यह है कि हम देख रहे हैं कि दो वैल्यू जो है ना +7 है और एक वैल्यू -7 है। तो आप एक बार 7 रख के चेक कर लो। अगर आप 7 यहाँ पर रखोगे ना, तो 7 और -3 यानी हो जाएगा 4, और मेरे दोस्त 11 और बटे ये हो जाएगा 7 और 5 यानी कि 12। अगर 12 एलसीएम बनेगा ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, 3 में से 11 जाएगा तो पॉजिटिव आने का कोई चांस नहीं बनता है। तो पॉजिटिव आने का कोई चांस नहीं बनता है, इसका मतलब ये दो ऑप्शन तो पहले ही खत्म हो गया। ठीक है, मतलब आप समझ जाओ यहाँ पर कि +7 रखने से 1/6 नहीं आ रहा है। तो +7 रखने से 1/6 नहीं आ रहा है, तो +7 जिस जिस ऑप्शन में हो तो पहले ही खत्म हो गया। अब ये एक बच गया, तो चलो -7 रख के चेक करते हैं। अगर -7 यहाँ पर रखते हैं और यहाँ भी -7 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1/-1/10 हो जाएगा, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे। ये हमारा 11 और बटे में कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अब यहाँ एलसीएम लेने जाऊँगा ना, तो मेरे दोस्त एलसीएम हो जाएगा अपना 10। ठीक है, तो एलसीएम यहाँ पर अपना 10 हो जाएगा। ये क्या हो गया, एलसीएम 10 हो गया मेरे दोस्त। ये -1, ठीक है, और 55, ये तो और अजीब टाइप का हो गया। तो ये भी मेरे दोस्त यहाँ पर ये भी वेरीफाई नहीं किया, मतलब 1 2 3 में से किसी ने वेरीफाई नहीं किया, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई ही हो जाएगा। इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर ई ही हो जाएगा। ठीक है, ढेर सारे आंसर आज ई हो रहे हैं, है ना। देखते हैं, x बराबर 1/2 + √3, तो √x -1/√x का मान क्या होगा। मेरे दोस्त आप सोचो, अगर ये √x और -1/√x का मान मांग रहा है, इसको आप कुछ मान लो ना, y ही मान लो। मान लिया, बोथ साइड स्क्वायर कर लो, तो क्या हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर करने जाएंगे, a² + b² और 2ab, तो 2ab करेंगे तो 2 हो जाएगा, और ये ab हो गया, और ये हमारे पास y² हो गया। ठीक है, ओके। अब आप यहाँ पर सोच के देखो, ये तो आपका खत्म हो गया। हाँ जी मेरे दोस्त, अगर x का मान 1/2 + √3 है, रेशनलाइज करेंगे तो 2 - √3 होगा। जब 1/x निकालने जाएंगे ना, तो देख लो, 1/x का मान 2 - √3, रेशनलाइज करेंगे 2 + √3 हो जाएगा। अगर इसे ऐड करते हैं, x + 1/x हो जाएगा, और यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारा 4 हो गया। तो यही वैल्यू 4 यहाँ डाल दो, 4 डालोगे -2, और यहाँ से y², तो y की वैल्यू क्या होगा, +-2 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो √2 होना है, +-√2, ऑप्शन नंबर सी होना है। तो आप में से जिनके सी आ रहा होगा, करेक्ट रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, आंसर नंबर सी। इसको देखो दोस्त, एक हेमीस्फीयर के जैसा कटोरा है, जिसका इंटरनल डायमीटर दिया हुआ है, पूरी तरह से लिक्विड से भरा हुआ है। इस लिक्विड को 3 सेमी और रेडियस और 9 सेमी हाइट वाले बेलनाकार बोतलों में भरा जाना है। कितनी बोतलों में भरा जा सकता है, इसके लिए मेरे दोस्त आप देखो, लिक्विड है किसमें, कटोरे में। कटोरे का वॉल्यूम क्या होगा, तो कटोरा तो अर्धगोला हो जाएगा ना, तो 2/3 पायर क्यूब। तो बताओ, अगर पायर क्यूब करेंगे ना, तो 36 डायमीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, 18 × 18 और ×18 बराबर। अब यहाँ देख लो, इसको क्या करना है, ये लिक्विड हमारे पास है, और इसको करना क्या है, तो इसको मेरे दोस्त हमें n, इसको इसको ध्यान देना है। मान लो कि 3 सेमी रेडियस और 9 सेमी हाइट वाले
n बेलनाकार बर्तन में डाला जा सकता है। का मतलब है पूरा लिक्विड जो है वो n सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होगा, और सिलेंडर का वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, और इंटू ये हमारे पास 9 है। ठीक है, अब यहाँ से देख लो, हाइट भी 9 ही था, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच कर दिया। अब ये 9 और ये 9 है, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। ठीक है, और ये 3 से कितनी बार में जाएगा, 6 बार में, पाई से पाई भी चला जाएगा। तो फाइनली रिजल्ट हमारा हो जाएगा 8, 8 और 6 48, यानी इस क्वेश्चन का रिजल्ट कितना होगा, 48। 48 आ गया सबका, गुड, 48 सभी लोग को आ रहे हैं, अच्छी बात है। देखो भाई इसको, ये क्या है, 12% वार्षिक दर से 25,000 रुपये पर 3 वर्षों का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा। मेरे दोस्त देखो, ये रेट थोड़ा खतरनाक है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। आओ, 12% का मतलब क्या होता है, 3 चौको 12 और 25 चौको, तो 3/25 भी साधारण वैल्यू नहीं है। तो कहोगे क्या करें, एक काम कर लो मेरे दोस्त, आप 3 इयर्स का सीआई के लिए एक कंसेप्ट देख सकते हो। वो कंसेप्ट क्या है, 3a, फर्स्ट 2 प्लेस के लिए 3a² और लास्ट के 2 प्लेस के लिए a³। ठीक है, अगर फ्रैक्शन से आसान ना हो तो ये वैल्यू आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, ये 3 इयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो देखो यहाँ पर यही है ए का वैल्यू, रेट 12, 12 का क्यूब करेंगे 1728, 28 अगर लिखते हैं तो 17 कैरी आएगा, 12 का स्क्वायर 144, 144 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 और 42 और 1 43, क्या हो जाएगा ये 9 4 और 4। तो यहाँ पर आप फिर से 2 डिजिट रखोगे तो हो जाएगा 4 और 9, और ये 12 गुने 3 36, और 36 में 4 जोड़ दोगे हो जाएगा 40, इतना परसेंट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सीआई का परसेंटेज। अब यही चीज़ अगर आप डायरेक्ट काउंट करते हो किस पर, 25,000, 25,000 का कितना 40.4928, और परसेंटेज के लिए 2 जीरो। अब यहाँ से देख लो कि 2 जीरो से 2 जीरो हमारा चला गया, हाँ जी चला गया, डेसिमल हटाओगे तो क्या हो जाएगा, तो ये 10,000 हो जाएगा। अब इसको देख लो, 1 जीरो से 1 जीरो चला जाएगा, और 25 से कितनी बार में जाएगा, मैं कहता हूँ कि काटो मत, 25 से मत काटो, 25 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे दोस्त ये आपके पास क्या आ जाएंगे, 25 8 200, 25 2 50, 50 और 20 हो जाएगा 70, 25 9 225 और 7 हो जाएगा 232, 25 4 123 हो जाएगा 123। ठीक है, और 25 4 100 ये हो जाएगा 101। नीचे 3 जीरो है तो 3 अंक पहले आके डेसिमल मारेंगे, यही रिजल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर, थोड़ा कैलकुलेटिव रहा लेकिन चलिए सिंपल है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आइए आगे बढ़िए। देखिए ये हमें कह रहा है कि 15 से मापे गए 10 अवलोकन के विचलनों का बीजगणितीय योग कितना है। अच्छा, तो बताइए इसका माध्य क्या होगा। सबसे पहले मेरे दोस्त ये बताइए क्या किया गया है, मापा कहाँ से है, 15 से, और 10 ऑब्जर्वेशन के डेविएशन का जो योगफल है वो कितना है, 7। तो हमें माध्य मांग रहा है, वेरी सिंपल, क्या स्टार्ट किससे किए हैं, 15 से, और योगफल है 7, कितने कितने अवलोकन का, 10 अवलोकन का। ठीक है, और स्टार्ट किससे किए थे, 15 से, तो 15 से स्टार्ट किए तो इसका माध्य 0.7 हो जाएगा, तो कुल मिला के आपको 15.7 नजर आएगा। 15.7 ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है दोस्त, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आप इसको देख सकते हो कि ये आखिर क्या है।
10 180/20, तो ये क्या हो जाएगा 10 9 डिग्री, पाई का मतलब 180 होता है। और ये 10 9 3 27, ठीक है। अब यहाँ देख लो 10 9 5 45, और यहाँ हो जाएगा 9 7 63, 1063, और ये देख लेंगे 9 9 81, ये हमारा 1081, ठीक है। अब यहाँ से हम देखते हैं 9 और 81, तो ये हमारा हो जाएगा 10 इंटू 10, 1 होता है जब एंगल का योगफल 90 डिग्री, 9 और 81 1 हो जाएगा, 27 और 63 ये भी 1 हो जाएगा, और 1045 कितना है 1, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए इसको, इस क्वेश्चन को बना के आप लोग आंसर दीजिए। देखो, चलो इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले मेरे दोस्त ये 3 डाइस की बात है, 2 डाइस 3 डाइस आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो चलो पहले हम 2 डाइस और 3 डाइस के बारे में बताते हैं, ताकि इन्फॉर्मेशन आपके पास हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखो, जब बात होगी 2 डाइस की, आप बताओ ना, जब 2 डाइस को आप थ्रो करोगे तो डाइस पर 1 से लेके 6 तक का अंक अंकित होता है ना। तो जब 2 डाइस को हम थ्रो करेंगे तो टोटल इवेंट कितना हो जाएगा 36, ओके। और वो इवेंट कैसा होगा, इवेंट 1,1 1,2, और इस तरह से बढ़ते हुए लास्ट कहाँ जाएगा 6,6 पर जाएगा, ठीक है, 6,6 पर। तो मेरा कहना यह है कि जब हम 2 डाइस को एक साथ रोल करेंगे तो दोनों डाइस पर आए डिजिट का सम मिनिमम 2 होगा, और मैक्सिमम कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। दोनों डाइस पर आए डिजिट का सम मिनिमम कितना होगा 2, और मैक्सिमम कितना होगा, तो मैक्सिमम हो जाएगा 12, ओके। अब देखना यहाँ पर, आप सम को भी ध्यान में रखना, 2 डाइस को थ्रो करेंगे, और इवेंट को भी ध्यान में रखना, ठीक है। बात अगर सम की होगी तो देखो, मिनिमम सम 2 होगा और मैक्सिमम हो जाएंगे 12, या फिर दोनों डाइस पर आए डिजिट का सम 3 होगा या 11, 4 होगा या 10, 5 होगा या 9, 6 होगा या 8, और या फिर मेरे दोस्त 7। तो इसके कितने इवेंट होंगे, थोड़ा इस पर ध्यान देना है, कितने इवेंट होंगे। तो आप यहाँ देखिए, 2 हो या 12 ऐसा एक इवेंट होगा, 3 हो या 11 ऐसा 2 इवेंट होगा, 4 हो या 10 ऐसा 3 इवेंट होगा, 5 हो या 9 ऐसा 4 इवेंट होगा, 6 हो या 8 ऐसा 5 इवेंट होगा, और 7 हो ऐसा 6 इवेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दो दो डाइस के बारे में आपको थोड़ा समझा दिया, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग 3 डाइस के बारे में समझते हैं, कैसे हमें वैल्यू को ध्यान रखना चाहिए। देखो, जब बात 3 डाइस का होगा तो सबसे पहले टोटल इवेंट कितना होगा, टोटल इवेंट, जब बात 3 डाइस का है तो टोटल इवेंट हो जाएगा 6 की क्यूब, टोटल इवेंट हो जाएगा 6 की क्यूब यानी 216, ठीक है। टोटल इवेंट कितना हो जाएगा 6 की क्यूब 216। और मेरे दोस्त ये इवेंट किस तरह का होगा,
1 1 1 हो सकता है। ध्यान दो, मिनिमम आपका तीनों पर 1 1 1 आ सकता है और मैक्सिमम तीनों पर 6 6 और 6 आ सकता है। ठीक है, आप देख लीजिए, मिनिमम 1 1 और 1 आ सकता है और मैक्सिमम 6 6 और 6 आ सकता है। मिनिमम सम कितना हो जाएगा 3 और मैक्सिमम कितना हो जाएगा 18। ठीक है, अब आप यहां देखो, इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझना, ये बड़े काम का चीज। इसका जगह थोड़ा खाली रखते हैं, ऊपर ही लिख लेते हैं। मिनिमम सम कितना हो जाएगा 3 और मैक्सिमम कितना हो जाएगा 18। अब देखिए, ऐसे मत करो, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना के देते हैं, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना देते हैं जिससे कि आपको ध्यान रहेगा। डिजाइन कर देते हैं, हल्का सा डिजाइन मारते हैं। ठीक है भाई, ताकि आपको ध्यान रहे। अब देखो, एक तरफ सम लिख देते हैं और फिर इवेंट लिख देंगे। यहाँ पर सम लिख लेते हैं और यहाँ पर नंबर ऑफ इवेंट लिख लेंगे। अब आप बताओ, तीनों डाइस को जब हम एक साथ रोल किए हैं तो मिनिमम योगफल क्या होगा? जब तीनों पर 1 1 1 आएगा 3 हो जाएगा। यहाँ से देखना, मिनिमम सम 3 हो जाएंगे। 3 हो सकता है मेरे दोस्त, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा और 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा, 15, 16, 17 और मैक्सिमम कितना 18। 18 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 18 ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो हम इवेंट कैसे बनाते हैं। अगर आपको इवेंट बनाना हो तो बस थोड़ा पैटर्न ध्यान रखना। तीनों डाइस पर आए डिजिट का सम 3 हो जाए तो 1 1 1 आएगा, तभी तो 3 होगा। तो तीनों डाइस पर आए डिजिट का सम 3 होगा, ऐसा केवल एक इवेंट है, ऐसा केवल एक इवेंट। ठीक है, अब ये देखिए, ऐसा केवल एक इवेंट। अब आगे कैसे बढ़ेंगे? इसमें 2 ऐड करो, फिर इसमें 3 ऐड करो 6, इसमें 4 ऐड करो 10, इसमें 5 ऐड करो 15, इसमें 6 ऐड करो 21, इसमें 4 ऐड करो 25 और इसमें 2 ऐड करो 27। यहां देखना, जो आपने इधर किया ना सेम चीज इधर करो। 18 योगफल भी केवल एक ही इवेंट का होगा। ठीक है, 2 जोड़ दो, 3 जोड़ दो, 4 जोड़ दो, 5 जोड़ दो, 6 जोड़ दो, अब 4 जोड़ दो और यहां पर 2 जोड़ दो। ठीक है, यानी आपको यह समझना है, एक पैटर्न के रूप में आपको ध्यान रखना है कि तीनों डाइस पर आए डिजिट का सम 7 होगा, ऐसा कितना इवेंट होगा 15। तीनों डाइस पर आए डिजिट का सम 10 होगा, ऐसा कितना इवेंट है 27। तीनों डाइस पर आए डिजिट का सम 13 होगा, ऐसा कितना इवेंट है 21। है ना? तो ये चीज आपको मेरे दोस्त क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो आप इसको कैसे कैसे इसको ध्यान रख सकते हो, मैं आपको बताता हूं। सम और इवेंट, ठीक है, इसको दो रूप में ध्यान रखना है। 3 होगा या 18, 4 होगा, ठीक है भाई, या 17, 5 होगा या 16, 6 होगा या 15, 7 होगा या 16, सॉरी 14, 8 होगा
या 13, 9 होगा या 12, है ना, 10 होगा या 11, बस। 3 18, 4 17, 5 16, 6 15, 7 14, 8 13, 9 12, 10 11। मतलब ऐसे दो को एक साथ रखना जिनको जोड़ने से 21 हो रहा हो, 21 21 21 21 21 21 21। मतलब तीनों डाइस पर आए डिजिट का सम 3 हो या 18, 4 हो या 17, 6 हो या 16, 5 हो या 16, 6 हो या 15, 7 हो या 14, 8 हो या 13, 9 हो या 12 और 10 हो या 11। इसके कितने इवेंट होंगे? तो बस यही प्रोसेस कर लो। 1 2 जोड़ोगे 3, 3 जोड़ोगे 6, 4 जोड़ोगे 10, 5 जोड़ दो। अरे 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, 5 जोड़ो, 6 जोड़ो, 4 जोड़ो और अब 2 जोड़ो। ये मैंने आपको एक पैटर्न के रूप में कहा याद रखने। अब अभी मेरा सवाल क्या है उस पर आइए। अभी मेरा सवाल है कि 3 डाइस, 3 पासे एक साथ फेंके जाते हैं। हमें कह रहे कम से कम एक डाइस में, कम से कम एक पासे में 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? ठीक है, कम से कम एक पासे में 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? बताइए, क्या आप सब लोग के आंसर आ गए? हाँ, कम से कम एक पासे में 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? सच बताऊं तो इन चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं था, लेकिन चलिए हमने इन्फॉर्मेशन दे दिया तो दे दिया, है ना। अब देखो, हमसे कह रहे हैं कम से कम एक पासे पर 3 आने की प्रोबेबिलिटी। तो आप एक काम कर सकते हो, जब कभी भी कम से कम वाली बात हो ना, जैसे आज आपसे ये कहा गया एटलीस्ट, क्या बोला है, कम से कम एक पासे पर 3, एटलीस्ट एक डाइस पर 3 आने की प्रोबेबिलिटी। तो ये कैसे आएगा? तो आप ऐसा कर लो, किसी के आने की प्रोबेबिलिटी, अगर हम प्रोसेस से जाएंगे तो हालत खराब हो जाएगा। किसी के होने की प्रोबेबिलिटी और उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। ठीक है भाई, किसी के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। तो आप 1 में से नहीं होने की प्रोबेबिलिटी हटा दीजिए। आप बताओ ना, 1 2 3 4 5 6, एक डाइस पर इन्हीं 6 में से कोई रहेगा, है। हमें कह रहा है कि कम से कम एक पासे पर 3 आने की प्रोबेबिलिटी। अगर मेरे दोस्त हम 3 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लें, तो 3 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? तो 3 नहीं आएगा तो बाकी 5 में से कोई आएगा, 3 नहीं आएगा तो बाकी 5 में से कोई आएगा, बाकी 5 में से कोई आएगा, और बटे टोटल 6। तो ये हो गया 3 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। तो मेरे दोस्त आप 1 में से 3 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी को घटाओगे। लेकिन यहाँ पर कितने डाइस हैं? ये तो एक डाइस के लिए हुआ, 3 डाइस हैं, बस पावर 3 कर लो। ठीक है, तो 1 माइनस ये हमारा हो जाएगा 125 और बटे 216। जैसे ही आप घटाओगे ये 1 होगा, और 21 में से मेरे दोस्त 12 गया तो 9 और बटे 216। ठीक है, तो यहाँ 91/216 यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप में से बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया होगा। अब कुछ लोग क्वेश्चन डिफरेंट है, हाँ क्वेश्चन डिफरेंट है तो हमने डिफरेंट तरीके से ही बताया, आपको दिक्कत ना हो। बाकी ये जो इन्फॉर्मेशन हमने दिया है, ये इन्फॉर्मेशन आप अपना याद रखना। इस पर क्वेश्चन आ जाता है कभी तो ये खराबी नहीं करेगा, ठीक है। अनपच थोड़ी हो जाएगा, काम तो आएंगे ही, ऐसा थोड़ी कि पेट खराब हो जाएगा, है। देखो, यदि इक्वेशन 3ax² प्लस 2bx और प्लस c बराबर 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमें कहा इसका रूट, रूट का रेशियो 2:3 है। बताओ इनमें से कौन सा सही है? पहले तो आप मुझे ये बताओ, अगर मैं अनुपात की राशि x मान लूं तो एक रूट मेरा क्या हो जाएगा 2k, और एक रूट मेरा क्या हो जाएगा 3k। ठीक है, क्या कहा है हमें? हमें कहा सम ऑफ रूट, सॉरी दोनों रूट दिया है और इक्वेशन दिया है, तो हम दो चीज़ यहाँ पर कर सकते हैं मेरे दोस्त। एक तो हम ये कर सकते हैं सम ऑफ रूट, तो 2k और 3k क्या हो जाएगा 5k। सम ऑफ रूट क्या होता है c/a, ये हो जाएगा हमारा
c बाई ए यानी c बाई 3। ओके, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट करेंगे तो 2k और इंटू 3k, तो मूलों का गुणनफल। अच्छा, यहाँ पर योगफल किया ना तो मेरा भी दिमाग खराब है। अरे भाई, सम ऑफ रूट क्या होता है? मेरा भी लगता है सर्वर डाउन हो गया है। सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए होता है ना, ठीक है। तो सम ऑफ रूट करोगे तो हो जाएगा 5k बराबर माइनस बी और बाई ए करने जाओगे तो माइनस का 2b और बाई में 3a। ओके, अब यहाँ से k का वैल्यू निकाल लो। माइनस में 2b और बाई 15 है, क्यों k का मान निकाला? ताकि यहाँ बैठा सकें। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा? c बाई ए यानी 3 मूलों का गुणनफल c बाई ए, ठीक है। अब यहाँ से देख लो आप, 2k² होगा तो k का मान यहाँ से डाल दो। अब k का मान यहाँ से डाल दोगे, माइनस का 2b और बाई 15a बराबर, इधर हमारा क्या है? c बाई 3a। ये हो जाएगा, k² होगा यहाँ पर, k², तो k का मान डाल दिया, स्क्वायर करना है 2, और ये हो जाएंगे 4b² और बाई 225a², ठीक है। और ये क्या होने वाला है? c बाई 3a होने वाला है। मेरे दोस्त यहाँ पर 3 से अगर हम देख लें, 7 या 21, 5 दिया 15, ठीक है। और एक a से हमारा एक a भी चला गया। फाइनली यहाँ पर हमारा 8b² बराबर 75a को c से गुना करोगे 75ca, ये हमारा हो जाएगा 75ca। 75 है, देख लो, कटने उठने वाला तो है नहीं। देखो तो कहीं पे कुछ गड़बड़ कर लिए क्या? 225, ये सब तो सही है। ओहो हो, यहाँ पर गड़बड़ी हो गया एक। ये 3 दूनी 6 हो जाएगा ना, क्या रहेगा यहाँ पर? ये हमारा 6। अब 6 तो काटोगे, 2 तिया 6 और 25 तिया 75, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 25 चला जाएगा उधर, 25ca हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। 8b² बराबर 25ac हो जाएगा। 8b² बराबर 25ac हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम सही, ठीक है। ये था हमारा 30 नंबर क्वेश्चन। आइए 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 625 में बेचा गया एक वस्तु पर जो प्रॉफिट हुआ, 435 में उसी वस्तु को बेचने पर जो नुकसान हुआ उसके बराबर है। आपसे कह रहे हैं बताओ वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, सीपी क्या हो जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं काम करूँ, मैंने आर्टिकल को 2 बार सेल किया, एक बार यहाँ पर सेल किया और एक बार यहाँ पर सेल किया। एक बार मैंने सेल की 435 में और एक बार 625 में। यहाँ पर मुझे प्रॉफिट हुआ, यहाँ पर मुझे लॉस हुआ, है ना। इस यहाँ पर लॉस हो गया, इसका मतलब है कि सीपी कहीं ना कहीं बीच में ही था, है ना। अब देखो, सीपी से कम में बेचा है तो लॉस हो गया, सीपी से ज़्यादा में बेचा तो प्रॉफिट हो गया। इसका मतलब सीपी क्या? तो क्वेश्चन ने स्पष्ट कहा है कि जितना यहाँ लॉस हो रहा है उतना ही यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ का, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ का अगर हम डिफरेंस लें तो रेशियो में क्या होगा? 1 और 1, ये हमारा 2 रेशियो हो जाएगा। और रुपया में कितना होगा? 5 में 5 जाएगा 0 होगा, और 12 में 3 जाएगा, ये मेरा 9 हो जाएगा। और मेरे दोस्त ये ख़त्म, एक रेशियो का मान हो जाएगा 45। तो एक रेशियो का मान कितना हो गया? ये मेरा 45 हो गया, ठीक है। तो ऐसा करो, 625 में से 45 हटा दो, ये हो जाएगा 580। तो सीपी क्या हो गया हमारा? 580, ठीक है। 580, 580 की 530 हो जाएगा। जोर घटा लो पहले अच्छे से, सब कुछ ठीक है ना? अच्छा, यहाँ पर 190 हो जाएगा, 190। और ये मेरे दोस्त 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10, 95 होगा। इनमें से 95 हटाओगे, ये क्या निकलेगा? 530 निकलेगा, 530। या फिर मेरे दोस्त एक का मान 95 है, आप यहीं पर 95 लिख लो,
तो 435 में बेचने से अगर 95 का नुकसान है तो इस एसपी में नुकसान ऐड कर दो तो भी कहाँ पहुँच जाओगे, सीपी पर पहुँच जाओगे, 530 हो जाएगा। एक बात बताऊँ, इतना बकवास नहीं करना। क्यों? क्योंकि देखो, एक बार मैंने बेचा तो मुझे नुकसान हो गया, और एक बार मैंने बेचा तो प्रॉफिट हो गया। नुकसान कैसे निकालते हैं? मान लो यहाँ पर मुझे लॉस हो गया और मान लो यहाँ पर प्रॉफिट हो गया, और क्वेश्चन ने स्पष्ट कहा है कि दोनों ही इक्वल है। तो देखो, लॉस कैसे निकालते हैं? सीपी में से एसपी घटाते हैं तो लॉस होता है, और एसपी में सीपी घटाते हैं तो प्रॉफिट होता है ना? तो बस इक्वल कर दो इसे, सीपी धरा के ऐड हो जाएगा तो 2 CP हो जाएगा, और SP1 और प्लस SP2, यहाँ से सीपी क्या हो जाएगा, SP1 प्लस SP2, और बाई में ये हमारे पास 2। कहने का मतलब, किसी चीज़ को 2 बार सेल करूं, एक बार प्रॉफिट एक बार नुकसान, लेकिन होने वाली प्रॉफिट होने वाला नुकसान अगर सेम हो, तो इस कंडीशन में आपको डायरेक्ट सीपी निकालने के लिए आप चाहो तो दोनों के एसपी को डायरेक्ट ऐड कर दो और सीधा आधा कर दो, तो भी आपका रिजल्ट आ जाएगा। इतना सारा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हालांकि वो चीज़ क्या होता है कि याद नहीं रहता है, तो जिसकी वजह से इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, चलो। सेशन 5 अभी अभी हमने स्टार्ट किया है, तो जो भी लोग लेट हो गए कोर्स को परचेज करने में या फिर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने में, तो उन्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो आराम से इसके अंदर ऐड होकर के अपना काम कर सकेंगे। अब देखिए, किरण की पूंजी का 1/3 भाग 4%, 1/4 भाग 3%, और बाकी के जो पार्ट बच गए उसको 5% पर इन्वेस्ट किया गया। हमें कह रहा है टोटल इन्वेस्टमेंट पर उसकी जो एनुअल इनकम है 125 है। हमसे कहा टोटल इनकम क्या हो जाएगा, टोटल इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा। मेरे दोस्त मुझे ये बताओ, अगर मैंने 1/3 पहले इन्वेस्ट किया, 1/5 बाद में इन्वेस्ट किया, सॉरी 1/4, तो टोटल क्या 7/12 हमने इन्वेस्ट कर दिया। तो 12 में 7 अगर हमने इन्वेस्ट कर दिया है, तो अब 12 में बच कितने गए हैं, तो 12 में 5 बच गए इन्वेस्ट करने के लिए। 12 में 5 बच गए हैं इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, अब आप यहाँ देख लेना। ठीक है क्या, 1/3 आपने पहले इन्वेस्ट किया है, ओके। 1/4 आपने बाद में इन्वेस्ट किया, है ना? 1/3 आपने पहले इन्वेस्ट किया, 1/4 फिर इन्वेस्ट किया, और लास्ट में आपने 5/12 इन्वेस्ट किया है। 5/12, ठीक है, इसने इन्वेस्ट किया, ओके। एक काम कर लो, टोटल टोटल इन्वेस्टमेंट को 3, 4 और 12 का एलसीएम क्या मान लो, 12। मैं तो कहूँगा कि 12 ना मानकर आप 1200 मान लो। 1200 का 1/3 करोगे 400 होगा, 1200 का 1/4 करोगे 300 हो जाएगा, और 1200 का 5/12 करोगे तो 500 हो जाएगा। ठीक है, 500 हो जाएगा। ये हमारा 400 है, ये हमारा 300 है, और ये मेरा 500 है, ओके। अब यहाँ पर आप देख लो मेरे दोस्त, 1/3 को इन्वेस्ट किया है आपने 4% की रेट पर, 1/4 को इन्वेस्ट किया है आपने 3% की रेट पर, और एक 5/12 को इन्वेस्ट किया है आपने 5% की रेट पर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इनकम क्या हो सकता है, एनुअल इनकम क्या होता है, रेट ही एनुअल इनकम होता है। 400 का 4% निकालेंगे 16, 300 का 3% निकालेंगे 9, और 500 का 5% निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25। तो मेरे दोस्त ये 25 प्लस 25 कितने हो जाएंगे, तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये 25 और प्लस का 25 यानी हो जाएगा 50। तो टोटल 50 जो हमारी इनकम है, यही 125 है। तब तो यहाँ से एक रेशियो का मान अगर निकालेंगे तो 25 5 और 25 2, एक रेशियो का मान 5/2, तो 1200 रेशियो का मान क्या हो जाएगा, 6, 3000। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 3000 हो जाएगा, 3000।
हो गया? ठीक है। अब देखो ये क्या लिखा है, 16 नंबर क्वेश्चन। एक छात्र द्वारा 3 विषय में प्राप्त अंकों का अनुपात 1, 2 और 3 है। स्कूल ने प्रत्येक विषय में 5% अनुग्रह अंक देने का निर्णय लिया। नया छात्र का अनुपात क्या हो जाएगा? मतलब ग्रेस देने की बात है यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले देख लो 3 सब्जेक्ट में जो वो मार्क्स अचीव किया है 1, 2 और 3 है। 1, 2 और 3, उसको 3 सब्जेक्ट में ये मार्क्स आए हैं। ठीक है, निर्णय लिया गया कि प्रत्येक के मार्क्स को 5% से ग्रेस देना है। अगर 5% ग्रेस देना है यानी 5% अगर इसको बढ़ा देना है, सॉरी कह रहा है, अनुग्रह अंक देने की बात है, मतलब 5% इसको बढ़ा देना है। ठीक है ना, तो कह दिया है कि ग्रेस मार्क्स हमें 5% इसमें क्या करना है, ऐड करना है। ओके, तो अगर 5% ऐड करोगे मेरे दोस्त तो क्या हो जाएगा, ये अपने आप का 105 हो जाएगा, ये भी अपने आप का 105 हो जाएगा, और ये भी खुद का 105 हो जाएगा। तो 105 105 105 तो फिर से कैंसिल आउट ही हो जाएगा। तो 1, 2 और 3 इस क्वेश्चन के रिजल्ट हो जाएंगे। तो 1, 2, 3 इस क्वेश्चन के रिजल्ट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। ओके, बढ़ा देते हैं। ए की इनकम बी के इनकम का डबल है, ठीक है, और बी का इनकम सी के इनकम का 1/3 है। कोई बात नहीं। ए, सॉरी इनकम नहीं है, आयु है, आयु एज। तो मेरे दोस्त यहाँ पर एज की बात है, ए का एज बी के एज का डबल, तो बी के एज को 1 मान लो, ए का एज डबल हो जाएगा मतलब 2 हो जाएगा। बी का एज सी का 1/3 है, तो बी का जो एज है ना सी का 1/3 है, तो सी को 3 मान लो। तो देख लो ए का एज बी का डबल हो जाएगा, और बी का एज सी का 1/3 भी हो गया, कोई बात नहीं। तीनों का सम कितना है, 42। अगर तीनों को ऐड करूं तो 6 रेशियो हो जाएगा, ये दिया है 42। एक रेशियो की वैल्यू कितना, 7। और जब एक रेशियो की वैल्यू 7 है तो ए और बी के आयु का योगफल क्या होगा? अगर मेरे दोस्त हम यहाँ पर सम निकालने जाएंगे तो 3 और 3 हो जाएगा 6। बताइए, जब एक की वैल्यू 7 है तो 6 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 42। 42, ठीक है, 42, 42 हो जाएगा। क्या बोला है? अच्छा, ए बी का योगफल मांगा है, ए बी का, तीनों का नहीं मांगा है। तो तीनों का नहीं मांगा है, इसका मतलब ए बी का योगफल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 7 3 21 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी हो जाएगा। वेरी सिंपल है। ठीक है, बढ़ो इसको देखो। देखो मित्र ये क्या कह रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन। एक मिल्क सेलर मिल्क को सीपी से 20% अधिक पर सेल करता है। हर 5 लीटर में 3 लीटर पानी मिलाता है, ठीक है। अच्छा, फिर कह रहा है क्या, कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा? वेरी सिंपल, आप यहाँ से सी पी एस पी का रेशियो ले लो। अगर कोई 20% बढ़ाकर बेचता है तो जितना बढ़ाकर बेचेगा उतना प्रॉफिट तो पहले ही डिसाइड हो गया। हाँ जी। इसके बाद, इसके बाद 5 लीटर दूध, और ये क्या है, 3 लीटर पानी मिलाता है। 5 लीटर मिल्क में 3 लीटर ये वाटर मिलाता है। ओके, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये मिल्क देता तो 5 ही लीटर है, लेकिन 3 लीटर वाटर मिलाया, इसका मतलब पानी कितने का लेता होगा, 8 लीटर का। अब देखो मैं किसी को 5 लीटर मिल्क दूंगा और 3 लीटर वाटर मिलाकर 8 लीटर, तो पैसे तो 8 लीटर का लूंगा। तो जितने का पैसे लूंगा वो मेरा एसपी होगा, और रियल में जो मिल्क दूंगा वही तो मेरा सीपी होगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो। जैसे ही आप सॉल्व करने जाओगे भाई, ये एक जीरो से जीरो तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से आपका 50 हो जाएगा और 12 8 96 हो जाएगा। ओके, तो देख लो प्रॉफिट कितने का, तो प्रॉफिट हो जाएगा 46 का, किस पर, 50 पर, और इंटू 100, यानी 92% इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब इसको देखिए, रीता राम और रश्मि को 625 रुपये में एक काम करने के लिए रखा गया। रीता और राम मिलकर कुल काम का 17/23 हिस्सा प्राप्त करेंगे। रश्मि को कितनी राशि दी जाएगी? अब आप मुझे बताना ध्यान से। सबसे पहले रीता और राम
रीता और राम, ये दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 17/23। और बाकी काम कौन कर रहा है? बाकी काम रश्मि कर रही हैं। बाकी काम कर रही हैं रश्मि। एक सिंपल सी बात है क्या? पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन को इस बात से कोई मतलब नहीं है किसने कितना काम किया। पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन को बस इस बात से मतलब है, सॉरी, पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन को इस बात से मतलब नहीं है कि काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ। इसे बस इस बात से मतलब है कौन कितना काम किया। जो जितना काम करेगा उसको उसी हिसाब से पैसे दिए जाएंगे। अब देखो, टोटल वर्क है 23, जिसमें 17 काम ये दोनों मिलके कर दिए ना, तो बच गया केवल 6 काम। तो 23 में 17 काम ये कर लिए तो 23 में 6 ही काम बच गया, ठीक है। तो 23 में 6 काम बच गया मेरे दोस्त। और आपको पता है टोटल ठेकेदारी कितने का है? 625। टोटल ठेकेदारी है 625 का। तो भाई टोटल ठेकेदारी का उतना ही भाग मिलेगा जितना भाग इसने काम किया। इसने काम किया 6/23, तो पेमेंट भी मिलेगा टोटल का 6/23। ये हो जाएगा 36 और 150, 37.5 और बटे कितने? 23। इसको डिवाइड करना होगा, अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा, ठीक है। इसको यहाँ पर डिवाइड करना होगा और आंसर अप्रॉक्सीमेट जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। वेरी क्लोज ऑप्शन है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये मत समझना कि कोई यहाँ पर हिट एंड ट्रायल लगा देंगे तो मेरा काम चल जाएगा, जी नहीं। एकदम क्लोज ऑप्शन है, आपको डिवाइड करना पड़ेगा इसको। यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन में आपका बिल्कुल डीएस वगैरह काम नहीं करता है, वहाँ पर काम करना पड़ेगा। और ख़ास तौर पर जब इतने क्लोज ऑप्शन हो तब तो आपको गुना करना ही पड़ जाएगा। इसको कैलकुलेटिव बोला जा सकता है, लेकिन टाइम बचा करके छोड़ना किसी को नहीं है। ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में 2/3, 20 दिन में, देखिए 20 डेज में अगर ये 2/3 किया है, ओके, और रिमेनिंग 1/3 वर्क इज कंप्लीटेड बाय ए इन 20 डेज, तो फिर कह रहा है ए पूरा काम कितने टाइम में करेंगे? तो आप तो समझ गए हो ना, ए के लिए 1/3 काम अगर ए करता है 20 डेज में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 60 डेज में करेगा। 60 डेज, ऑप्शन नंबर कौन सा? ये हमारा सी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ठीक है। आओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसे देख लो। माधवी माधवी अपनी यात्रा सुबह 9:25 पर स्टार्ट करती है और 9:39 तक वो टोटल डिस्टेंस का 24% ट्रेवल करती है। हमें कह रहा है कि यदि वो इसी स्पीड से चले तो पूरा डिस्टेंस यानी 100% डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल करेगा। तो पहले तो देख लो कि यहाँ पर टाइम कितना कितना लग रहा है उसको टाइम। तो इसमें से जब आप इसको घटाने जाएंगे तो 9 बजे वो तो ख़त्म ही हो गया, मिनट में से मिनट घटा दो तो 14 मिनट हो जाएगा। और मेरे दोस्त 14 मिनट कितने हैं? 24 सेकंड हो जाएंगे। समझ में आया कुछ? अरे आवर में से आवर घटेगा, मिनट में से मिनट घटेगा, तो 39 में 25 गया तो 14 रह गया, 9 में 9 तो 0, आवर ख़त्म ही हो गया। तो इससे 39 में 25 गया तो 14 मिनट और साथ में 24 सेकेंड है। तो टोटल हमारा टाइम टाइम अभी तक हमें क्या दिख रहा है? 14 मिनट और 24 सेकेंड। हमने क्या किया? इसे भी मिनट में कन्वर्ट कर दिया। अब ध्यान दो, 12×2 24 और 12×5 60, ठीक है भाई। ओहो हो, ये तो 1 मिनट क्या है? 24, रहने दो ऐसे ही, अभी टेंशन मत लो, ठीक है। 12×5 क्या हो जाएगा? ये 70×2 72, 72/5 मिनट। सवाल ये है कि 72/5 मिनट में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 24 मिनट, 24 मिनट, 24 मिनट, ओके। अब 24 मिनट में अगर 24% डिस्टेंस को 72/5 मिनट में ट्रेवल किया है, तो 100% डिस्टेंस को कितने देर में ट्रेवल करेगा?
72/5, 24 आ जाएगा नीचे और इंटू 100। 24 3 72 और 5 से 20 बार में 20 दिया कितना 60। ठीक है, तो आप इस तरह से क्या देख लिए 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त 1 आवर। 60 मिनट का मतलब क्या हो गया 1 आवर। तो आप ही बताओ, 9:25 से मैंने चलना स्टार्ट किया, 9:25 से चलना स्टार्ट किया। अगर 1 आवर लगेगा तो हम कितने टाइम में पहुंचेंगे 10:25 में पहुंचेंगे। तो 10:25 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो ये था हमारा 21 नंबर क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं 22 की ओर। शांत जल में एक व्यक्ति की चाल 28/3 किलोमीटर पर आवर है। धारा के विपरीत जाने में धारा की दिशा में जाने की तुलना में 3 गुना टाइम लगता है। तो बताओ जरा क्या होगा धारा की चाल। इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस सेम ट्रेवल कर रहा है धारा की दिशा में, और मेरे दोस्त धारा के विपरीत ये डिस्टेंस सेम जा रहा है। जितना डिस्टेंस यहाँ जा रहा है उतना ही डिस्टेंस यहाँ जा रहा है। अगर डिस्टेंस सेम है, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस होता है, स्पीड इनटू टाइम यहाँ भी डिस्टेंस होता है। देख लो, जब आप धारा की दिशा में जाओगे ना, नाव की चाल और प्लस धारा की चाल, और यहाँ भी देख लो नाव की चाल और माइनस धारा की चाल, टाइम कितना। तो क्या बोला मुझे, धारा के विपरीत जाने में धारा की दिशा में जाने से 3 गुना ज़्यादा टाइम लगता है। तो मेरे दोस्त जितना टाइम धारा की दिशा में लगता है ना, उससे 3 गुना टाइम धारा के विपरीत लगता है। उससे 3 गुना टाइम धारा के विपरीत लगता है। आओ कैलकुलेट कर लो, वेरी सिंपल है। तो यहाँ से 28/3 और प्लस एक्स, ये क्या हो जाएंगे 28 और माइनस का 3x, 4x, और ये हो जाएगा 56/3, यानी x की वैल्यू हो जाएगा 14/3। तो धारा की स्पीड कितना हो गया 14/3। सिंपल क्वेश्चन था ये, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। इस पर आ जाओ, ये क्या है 6 11 16 डॉट डॉट डॉट, ये 71। हमें का इस सबको जोड़ दीजिए मेरे दोस्त। सबसे पहले अगर इसको जोड़ना हो ना तो नंबर ऑफ टर्म निकाल लो। 5 5 5 सेम डिफरेंस में जा रहा है, इसका मतलब ये एपी है। और एपी में नंबर ऑफ टर्म क्या होता है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डिफरेंस और +1। लास्ट टर्म कितना है 71 और माइनस ये फर्स्ट टर्म अपॉन डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 5 और +1, हो जाएगा 65/5 13 और 1, ये कितना हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 14। ठीक है, अब यहाँ देखना मेरे दोस्त, हमें ये क्या बोल रहा है, सबको जोड़ने कह रहा है। 14 टर्म है ना, 14 टर्म को जोड़ो। एस एन बराबर होता क्या है n/2, ये मेरा फर्स्ट टर्म और ये मेरा लास्ट टर्म है। ठीक है, अब यहाँ से देखना ये 7 और इंटू ये हो जाएगा 77, 7 7 49, 49 और 5 हो जाएगा 53। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेरी सिंपल है। ऐसे भी आपको ऐसे समझना चाहिए था, कहो क्या, जब नंबर ऑफ टर्म आ गया ना 14 तो आपको समझना चाहिए n/2 करेंगे 7 का मल्टीपल होगा। 7 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे, तो 7 का मल्टीपल ये तो जाएगा नहीं और 7 का मल्टीपल ये भी नहीं जाएगा, 7 का मल्टीपल केवल ये जाएगा, इसलिए आंसर हो गया। ऐसे भी आप काम कर सकते थे, लेकिन चूंकि बीपीएससी है ना तो मन में डर आ जाता है, पता नहीं नन ऑफ दिस भी ऑप्शन में है, ऐसे काम करेंगे तो ये हो सकता है। बात सही है, नन ऑफ दिस जब ऑप्शन के अंदर है तो डर तो स्वाभाविक सी बात है, हर ऑप्शन में नन ऑफ दिस है। ओके, अब देखिए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी 17 है, बी सी 8 है, सी डी 9 है, और मेरे दोस्त ए डी हमारे पास 12 है। सी डी और ए डी, ठीक है। देखो
ए, बी, सी और डी। आप देख लीजिए, सी डी आपके पास 9 है, ए डी आपके पास 12 है, ए बी आपके पास 17 है और बी सी आपके पास 8 है। मेरे दोस्त, अगर हम इस तरह से चीज़ को रखते हैं, मैंने अभी एडजस्ट जिस तरह से किया है, तो आप, हालांकि इसमें पूरा चीज़ मेंशन नहीं है, एक चीज़ इनको ज़रूर कहना चाहिए था कि कौन सा एंगल यहाँ पर 90 डिग्री है, लेकिन वो चीज़ें मेंशन नहीं है कि कहाँ पर 90 डिग्री है। तो वैसे स्थिति में हमें खुद से रिलेट करना होगा। अब जैसे देखो कि अभी हमने इसको मिला दिया, अब जैसे ही हमने इसको मिला दिया, मान लो कि हमने इसको मिला दिया, तो इस स्थिति में क्या होगा, तो हमने जैसे ही इसको मिलाया ना मेरे दोस्त, इसको इसको, तो आप क्या कह सकते हो, ये 12 और 9, तो ट्रिपलेट से ही 15 हो जाएगा। आप कहोगे हाँ जी सर, ये मेरा हीट एंड ट्रायल है, जरूर नहीं कि हो जाएगा। 12 9 ट्रिपलेट से ही 15 हो जाएगा, अगर यहाँ 90 डिग्री हुआ तो आप कहोगे हाँ सर। तो ये जो हमने किया ना, तो अब जो यहाँ मैंने लाया, क्या वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है? तो देखो 8 15 17 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, जिसमें 90 डिग्री कहाँ होगा, यहाँ पर हो जाएगा। मतलब हमने 12 9 और 15 किया, तो मैंने यहाँ भी देखा कि ये 15 8 17 ये भी ट्रिपलेट को फॉलो कर गया। इसका मतलब यही एडजस्टमेंट रहा होगा। तो यही एडजस्टमेंट रहा होगा, तो हम सीधा सीधा एरिया लेके आएंगे। एरिया लेके आएंगे, क्या करना है, दोनों एरिया को जोड़ दो ना। इसका एरिया निकालोगे 1/2 लंब गुणे आधार, तो हो जाएगा 12 गुणे 9, 54 हो जाएगा। और प्लस इसका एरिया 1/2 नया, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ठीक है, यानी 15 गुणे 8। तो यहाँ से आप देख लो 54 हो जाएगा, और यहाँ से आप देख लो 60 हो जाएगा, यानी आपका 114 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का रिजल्ट हमारा 114 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का रिजल्ट हमारा 114 हो जाएगा। विपिन कुमार, जब प्रॉब्लम सामने आता है ना, तो एडजस्टमेंट हो जाता है। जैसा समस्या होता है वैसा उसका सॉल्यूशन दिमाग सोच के देती है। एक बार आपने देख लिया ना ऐसा होता है, तो ऐसा जब भी आएगा तो आपका दिमाग पहले जाएगा कि इस तरह से अरेंजमेंट हो सकता है क्या। आप देखोगे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आओ ज़रा इसे पी बाई क्यू के रूप में चेंज करें। ये हो जाएगा हमारा 987। 2 डिजिट पर एक रिंग है, 2 9 हो जाएगा। एक डिजिट बिना एक रिंग का है, तो आप इसमें एक 0 लिख सकते हो। ठीक है, लिख सकते क्या हो, लिखोगे, और बिना रेकरिंग वाले को इसमें घटाना होगा। हाँ जी, माइनस, ये हमारा 756 हो गया। हाँ हाँ, 2 डिजिट पर रेकरिंग है, 2 9, एक डिजिट पर रेकरिंग नहीं है, 0। और अब क्या करना है, बिना रेकरिंग वाले को घटा देना है। अब यहाँ से एलसीएम लेके आएंगे तो 990 ही होगा। ठीक है, एलसीएम तो 990 ही होगा। ये देख लो, 17 में 9 गया 8 हो जाएगा, ये 7 और ये 9, माइनस यहाँ पर 749 हो जाएगा। देख लो, ये 9 होगा, 6 में से 4 गया 2 हो जाएगा, और ये हमारे पास फिर से 2 हो जाएंगे, यानी 990। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का रिजल्ट कितना हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। वेरी सिंपल, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलो आओ ज़रा देखें। ये देखो 6 to 8 9 10th, ये आपके लिए 6 to 8 मैथ साइंस कॉमन पेपर के साथ, जो अभी अभी सेशन 5 जस्ट ही स्टार्ट हुआ है। तो जो भी आप में आपके जो भी फ्रेंड होंगे जो अभी तक जिनका लेट रिजल्ट आया होगा कहीं पर सेशन में, अभी तक स्टार्ट नहीं किए होंगे, तो बता दीजिएगा, वो लोग स्टार्ट कर लेंगे अपना इसके साथ में। अब इसको देखो, ये क्या है, 4x माइनस 5y का स्क्वायर और 5x प्लस 4y का स्क्वायर, 4x प्लस 5y और 4x माइनस 5y। ये तो नॉर्मल अरेंजमेंट है, इसको तो गुना करना ही पड़ेगा। नॉर्मल कैलकुलेशन है ना भाई। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा 40xy प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये 40xy। अब यहाँ देख लो क्या है ये, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 16x स्क्वायर और माइनस में 25y स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहाँ देखना, जो कटने वाला है
काट दो इसको, ये कटने वाला है, 25y² से 25y² भी चला जाएगा, ठीक है। फाइनली क्या बचेगा, फाइनली आपके पास बच जाएगा कहीं पर 16x²। हाँ हाँ, 16 और ये हमारे पास 25, यानी ये हो जाएंगे 5। और कहीं क्या है, हाँ यहाँ है और यहाँ भी है। चलो 16 16 32, 32 और 25 कितने हो जाएंगे, 57x²। और y² केवल एक जगह पर है, 16y²। 16y², ऐसा है कहीं पर क्या, ऑप्शन नंबर ए ही तो है, यही है, वेरी सिंपल है। इसको देख लो, ये क्या करना है, इसको मेरे दोस्त बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है ऑप्शन। आप ऑप्शन, क्योंकि हालत ख़राब हो जाएगा सॉल्व करोगे तो, ऑप्शन आपको पुट करना है, ठीक है। आप ये दोनों ऑप्शन ट्राई करोगे, नहीं जाएगा, आप ये ऑप्शन ट्राई करोगे, ये सेटिस्फाई कर देगा दोनों। तो इसको ऑप्शन से ही आपको बनाना है, इसको मेथड से चेंज नहीं, मेथड से नहीं बनाना है, क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा, हालत ऐसे ही ख़राब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आइए। सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से 30 डिग्री होने पर भूतल पर स्थित एक मीनार की छाया की लंबाई में 40√3 मीटर की वृद्धि हो जाती है। मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी। सबसे पहले आप ये देखो, ये हमारे पास एक मीनार है, ये हमारे पास एक मीनार है, हमें कहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण 60 से 30 हो गया। 60 से 30 होने का मतलब है कि पहले नज़दीक में वस्तु रहा होगा और बाद में वो दूर हो गया होगा, बाद में वो दूर हो गया, ठीक है। तो मेरे दोस्त यहाँ से यहाँ आ गया, तो सूर्य का उन्नयन कोण जैसे ही 60 से घट के 30 हो गया ना, शैडो बढ़ गया, छाया की लंबाई बढ़ गया, कितना छाया बढ़ गया, और ये कितना है 40√3, 40√3 मीटर, ओके। और अब मेरे दोस्त इसको देखो, ये हमारे पास 30 है और ये हमारे पास 60 है। अब देखिए 60/30, ध्यान रखना कभी भी मेरे दोस्त यहाँ वाली एंगल इस एंगल का डबल हो जाए, तो ये वाली एंगल अगर इस एंगल का डबल हो गया तो इस केस में एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल, यहाँ 60 यहाँ 30 है, तो मेरे दोस्त ये भी क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। अब देखना यहाँ पर, ये 60 है ना, 60 के लिए मेरा √3 हो जाएगा, ये मेरा 1 हो गया। आपको पता है मैंने ऐसा क्यों किया यहाँ पर, ताकि ऑपरेशन थोड़ा आसान हो। मेरे दोस्त जब भी यहाँ वाली एंगल यहाँ वाली एंगल का डबल हो जाए तो एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल का यूज़ करना, ठीक है। 60 ये तभी हो सकता है जब ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर किसी ट्रेंगल में दो एंगल इक्वल है तो उसके सामने का साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। 60 के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा √3, बेस हो जाएंगे 1, हाइपोटनीज हो जाएगा 2। अगर ये 2 है तो ये भी हमारा 2 हो जाएगा। 2 की वैल्यू 40√3 है, अब 1 की वैल्यू हो जाएगा 20√3। अब 1 की वैल्यू अगर 20√3 है तो √3 की वैल्यू क्या होगा, 20√3 और इंटू √3, यानी फाइनल हो जाएगा 60। तो फाइनली हमारा 60 हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का रिजल्ट 60 हो गया, हाइट हमारा 60 हो गया, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलो। सलीम अहमद कह रहे हैं लव यू माय बेस्ट टीचर, लव यू माय डियर फ्रेंड्स। प्यार है आप लोग का, ये सब सम्मान है, बाकी मैं कोई बेस्ट हूँ नहीं, है ना, ओके। हाँ ये अलग बात है कि आपकी रिजल्ट में अहम भूमिका लास्ट क्लास तक भी अवश्य निभाने की कोशिश मेरी रहेगी। 2.0 के अंदर, 3.0 के अंदर आपने वो तूफ़ानी अंदाज देखा है,
ऊपर वाले ने चाहा तो जल्द ही तूफानी अंदाज आपके सामने एक बार फिर से मेरा दिखेगा। ठीक है, होगे इसमें ऊपर वाले चाहेंगे। हाँ मेरे दोस्त, वो सबके मालिक वही है। वो जैसा चाहेंगे, जिस तरह से चाहेंगे, इंसान को उसी तरह से चलना होता है। ठीक है, आओ मेरे दोस्त। एक वृत्त, यदि एक वृत्त और एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा अगर वृत्त का व्यास समबाहु त्रिभुज के साइड के इक्वल हो जाए। अब सबसे पहले तो यहाँ पर एक ध्यान दो, एक हमारे पास सर्कल है और मेरे दोस्त एक सर्कल हो गया और एक आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। हमें कहा कि इस सर्कल का जो डायमीटर है, मान लो डायमीटर अगर 2a है ना, तो इस समबाहु का साइड भी वही है जो इस सर्कल का डायमीटर है। जो इस सर्कल का डायमीटर है वही इस ट्रायंगल का साइड है। ओके, दोनों के एरिया का रेशियो मांग रहा है। सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब यहां देख लेना मेरे दोस्त, ये हमारा ये तो खत्म ही हो गया, सीधा हो जाएगा हमारा 4 पाई और ये √3। क्या हो गया, कहीं प्रॉब्लम हो गया क्या? रुको, वृत्त का व्यास समबाहु त्रिभुज, अच्छा, वृत्त का एरिया निकालने जाएंगे तो पायर स्क्वायर होगा ना भाई, पायर स्क्वायर। तो रेडियस तो ये हो जाएगा पायर स्क्वायर, ये हो जाएंगे √3/4 और गुना भुजा स्क्वायर तो 4a²। 4 से 4 चला जाएगा, a² से a² चला जाएगा, पाई रेशियो √3 हो जाएगा। फाइनली तो यही हो गया, पाई रेशियो √3 है, नो प्रॉब्लम। ठीक है ब्रदर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब देखो हमें ये फिर से आपसे क्या कह दिया, आपसे कहा देखो सर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपसे कहा इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉमन रूट क्या होगा। कॉमन रूट का मतलब ये हुआ कि इसको जब हम सॉल्व करें तो x का 2 वैल्यू आएगा, उसको सॉल्व करें वहाँ भी x का 2 वैल्यू आएगा, तो उसमें देखोगे कि एक वैल्यू ऐसा है जो x में इसका भी आया है उसका भी आया है। ठीक है, तो कॉमन रूट वो रूट होता है जो इसे भी सेटिस्फाई करे और उसे भी सेटिस्फाई करे। तो इस ऑप्शन में से क्या होगा, तो बारी बारी से आप ऑप्शन चेक करना, x का मान पुट करके देखना। ठीक है, 1/2 पुट करके देखोगे, 4 पुट करके, तो किस में, दोनों में, जो दोनों को जीरो बना देगा वही कॉमन रूट होगा। आप ज़रा 3 पुट करके देखो, आपको समझ में आएगा कॉमन रूट। ये 3 का स्क्वायर 9 होगा, 5 3 15 और -3 18 में 18 गया तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ देखो 3 का स्क्वायर 9 होगा और ये हमारे पास 3 12, 12 में से 12 गया तो भी 0 हो जाएगा। यानी आपने ये चीज़ देख लिया कि सी इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब मेरे दोस्त आओ इसको चेक करते हैं। 2 sin y प्लस कॉस वाई बराबर √5 sin y, तो बताइए 10y का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो हमारे पास 2 sin y प्लस में कॉस वाई और बराबर हो जाएगा √5 ये sin y। ठीक है, मुझे 10y का मान चाहिए ना, तो आप कॉस से डिवाइड कर लो, इसमें भी भाग दे लो, यहाँ भी भाग दे लो और यहाँ भी भाग दे लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, ये तो हमारा 2 10y हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा और मेरे दोस्त ये √5 ये भी 10y हो जाएगा। आप 1 को इधर ही रहने दो, 2 10y को उधर ले जाओ तो 10y कॉमन हो जाएगा, √5 और -2। अब यहाँ से अगर हम 10y का वैल्यू निकालते हैं, 10y का वैल्यू निकालते हैं तो क्या होगा, 1/√5 -2। आप रेशनलाइज कर लो, हो जाएगा √5 + 2। तो √5 + 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
हो गया। चलो इस पर आते हैं, इसको देखते हैं। एक प्रिज्म और एक पिरामिड समान आधार पर है, सेम बेस पर है, ठीक है, और इनका हाइट भी सेम है। बताओ वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। सबसे पहले देख लो प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है। प्रिज्म का वॉल्यूम होता है बेस एरिया, बेस एरिया और इनटू हाइट। पिरामिड का वॉल्यूम होता है 1/3 बेस एरिया और इनटू हाइट। हमें दोनों का रेशियो मांग रहा है, ठीक है। जब क्वेश्चन कह दिया है कि सेम बेस पर प्रिज्म भी है और पिरामिड भी है, तो जब दोनों सेम बेस पर है तो बेस एरिया क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। हाइट को पहले ही सेम बोला है, तब तो ये 3:2 कितना हो जाएगा, 1। यानी इस क्वेश्चन का रिजल्ट हमारा 3:1 हो जाएंगे, 3:1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 1/sin² 65 और cos² 65, ये तो भाई हमारा 1 हो जाएगा। यहाँ पर किसी एक को चेंज करोगे बराबर आके कट के 1 ही हो जाएगा। यहाँ भी वही कहानी होगा, किसी एक को चेंज करोगे सेम हो जाएगा, कटेगा तो 1 ही होगा। तो देख लो ये 1 + 1 + 1 कितने हो जाएंगे, ये आपका 3 हो जाएगा। और वो क्या है, वो है √3 tan थीटा। तो यहाँ से tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका √3, जो 10 में कितने डिग्री का वैल्यू होगा, 60 डिग्री का। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का रिजल्ट हो जाएगा। अब देखो जरा इसको, ये क्या है मेरे दोस्त, हमें कह रहा है किसी सर ट्रेंगल के, एकदम ध्यान से आप लोग को देखना है और अपना रिजल्ट फाइंड आउट करना है। घबराना एकदम से नहीं है मेरे दोस्त, हर क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है सबसे पहले वो समझो। हमें कहा किसी ट्रेंगल का सरकम रेडियस 9 है, सरकम रेडियस 9 है और इन रेडियस 4 है। बताइए सरकम सेंटर और इन सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो सरकम सेंटर और इन सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है रूट के अंदर बड़ी r² और -2rr, है ना। नॉर्मल सा ये कंसेप्ट है जिसे आप ध्यान रखिएगा। बोलिए 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81, 2 और 9 4 कितना, 36। फाइनली 9 आएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, तो 6 बचा हुआ है। अब इसको देखिए, ये क्या है, एक मैदान में एक वृत्ताकार रेसिंग ट्रैक बनाया गया। यदि रेसिंग ट्रैक की बाहरी परिधि और अंदर वाली परिधि का डिफरेंस 33 है, मतलब 33 है, तो बताओ ज़रा ट्रैक का विड्थ क्या होगा, रास्ते की चौड़ाई क्या होगी। कोई बात नहीं, पहले डायग्राम से समझ लेते हैं कि रास्ते की चौड़ाई क्या हो सकता है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, एकदम देखना ध्यान से, ये आपके पास क्या है, एक सर्कल है, कंसेंट्रिक सर्कल। ये जो है ना, यही तो आपका ट्रैक है, यही आपका ट्रैक है। ये क्या हो गया, आपका इन रेडियस, और ये क्या हो गया, आपका सरकम रेडियस, ठीक है। मेरे दोस्त बाहर वाली परिधि और अंदर वाली परिधि का अंतर है 33। बाहर वाली परिधि क्या हो जाएगा, 2 पाई बड़ी आर, 2 पाई छोटी आर, और इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर 33 मीटर है। अब देख लो 2 पाई का मान 22/7 r - r और बराबर 33। यहाँ पर 11 2 और 11 3 हो जाएगा, r - r, ये हमारा 21 हो जाएगा और ये हमारा 4 हो जाएगा। तो 21/4 कहाँ है ऐसा, तो मेरे दोस्त किसी ऑप्शन के अंदर नहीं है। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, फिर से ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ 37 की ओर। दो दो पॉलिनोमियल नंबर ऑफ साइड इक्वल है, मतलब दो बहुभुज है, ठीक है भाई। जितना साइड वाला पहला पॉलीगन है उतना ही साइड वाला दूसरा पॉलीगन है, यानी दो पॉलीगन के नंबर ऑफ साइड इक्वल है। बस उनके साइड का लेंथ दिया है 7:5। बड़े का एरिया इतना दिया है, छोटे का एरिया क्या होगा। मेरे दोस्त ध्यान दो, तुम जरा सोच कर देखो, जब दो पॉलीगन है, हो सकता है, और सेम साइड का पॉलीगन है, तो हो सकता है दोनों के दोनों हेक्सागन ही हो, मान लिया जाए।
अगर हम मान लें कुछ देर के लिए कि दोनों का दोनों हेक्सागन ही है, जब वो कह दिया कि सेम नंबर ऑफ साइड यानी कि भुजाओं की संख्या एक समान, ओके, दो पॉलीगन ऐसा है जिसके नंबर ऑफ साइड इक्वल है, तो मान लेते हैं ये हेक्सागन है, ये भी हेक्सागन है ना, मतलब 6 साइड वाला हमने दो पॉलीगन मान लिया। जब क्वेश्चन ही कह दिया कि दो पॉलीगन ऐसे हैं जिनके भुजाओं की संख्या समान है, तब तो दो पॉलीगन ऐसा होगा जिसका नंबर ऑफ साइड 6 सेम होगा, तो हमने इसका नंबर ऑफ साइड 6 मान लिया, इसका भी नंबर ऑफ साइड 6 हो जाएगा, है ना। अब इनके साइड का रेशियो दिया हुआ है 7:5। ओके, आज हम अगर इसका एरिया निकालने जाएंगे, क्या होगा इसका एरिया, क्या होता है हेक्सागन का एरिया, 6 × √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। यहाँ भी आप देख लो 6 × √3/4 और इंटू साइड स्क्वायर। तो मेरे दोस्त ये ध्यान देना अच्छे से, ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 49 हो गया और ये 25 हो गया। जानते हो ये मेरा 25 है, 49 है और ये मेरा 25, ठीक है। इसने क्या किया है, बड़े वाला का एरिया दे दिया है, बड़े वाले का एरिया मतलब हो गया 1127, इसका एरिया दिया हुआ है। तो बताइए इसका एरिया क्या होगा, 49 का मान अगर इतना है तो एक का मान हो जाएगा 1127/49। बताइए 25 का मान क्या होगा, 25 से मल्टीप्लाई करिए, आप मल्टीप्लाई करने जाओगे 7×7 = 49, 7 7×6 = 42, 7×1 = 7, 7×2 = 14, 7×3 = 21, हो जाएगा 25×3 = 75, 25×2 = 50, 50 और 7 = 57, ठीक है, 575 575। हो गया, चलो अब इसको देखते हैं। ये कह रहा है 2 पॉइंट से गुजरने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होगा। मेरे दोस्त जो लाइन ई दोनों पॉइंट से गुजरेगी उसका इक्वेशन जो भी होगा उसको ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई करेगी। तो देखो कौन सा इक्वेशन है जिसको सेटिस्फाई कर रही है। अगर हम -2 और 5 रखते हैं, -2 और 5 रखते हैं तो बिल्कुल 11 आ जाएगा, 1 और 3 रखते हैं तो भी 11 आ जाएगा, है ना। मतलब दोनों पॉइंट ने इनको सेटिस्फाई कर दिया। अगर दोनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर दिया तो यही आंसर होगा। इसको सेटिस्फाई कर नहीं सकता है और इसको भी सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। वैल्यू रख के देख लो, तो ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। 12 मानों का मानक विचलन 3 है। अगर प्रत्येक चरमान में 4 की वृद्धि करते हैं तो नए सेट का प्रसरण क्या होगा। मेरे दोस्त कोई भी चीज को ना थोड़ा अच्छे से काम करो, ठीक है। मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, इन दोनों में रिलेशन क्या है। एट फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन रूट के अंदर वेरिएंस, वेरिएंस का स्क्वायर रूट ही स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। बोथ साइड स्क्वायर करोगे, वेरिएंस बराबर स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर। हो गया, ठीक है। प्रत्येक मान में 4 की वृद्धि की जाती है तो नए सेट का प्रसरण क्या होगा। पहली बात तो आप ये समझो कि ध्यान से कुछ जोड़ने या घटाने से वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पर कोई असर नहीं पड़ता है। यहाँ पर 4 का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बस आपको ये देखना है कि 12 चरमान का अगर मानक विचलन हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है तो इस वक्त वेरिएंस क्या रहा होगा। तो वेरिएंस बराबर होता क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर यानी 9। तो मेरे दोस्त 12 मान का मानक विचलन अगर 3 है तो उसका प्रसरण कितना हो जाएगा, तो प्रसरण उसका 9 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर प्रसरण यहाँ 9 हुआ तो यहाँ भी 9 ही होगा, क्योंकि 4 जोड़ने घटाने से प्रसरण पर कोई असर नहीं पड़ेगा, है ना। यानी आपका रिजल्ट यहाँ ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, नन ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है।
बस आप इस चीज़ को थोड़ा देख लेना। यहाँ देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पर चरमान, आप अगर चरमान में कुछ जोड़ते हैं या कुछ घटाते हैं तो वेरिएंस में नो चेंज, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी नो चेंज। अगर आप इसमें किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेरिएंस उसमें उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन में उसी से मल्टीप्लाई होगा। अगर आप चरमान में प्रत्येक ऑब्जर्वेशन अवलोकन में के से भाग देते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन में के स्क्वायर से हो जाएगा, लेकिन स्टैंड वेरिएंस में के स्क्वायर से हो जाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन में के से ही होगा। ध्यान रखना, जोड़ने घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको देख लो मेरे दोस्त, ये क्या है? हमें कह रहा है वह अनुपात बताइए जिसमें 0.4,5 दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को डिवाइड कर रहा है। कैसे डिवाइड कर रहा है डोंट नो, जरूरत भी नहीं है। अभी दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को अगर ये डिवाइड कर रही है इस रेशियो में, कोई बात नहीं। आप इंटरनल डिवीजन है कि एक्सटर्नल डिवीजन है कुछ भी नहीं पता, मान लो इंटरनल डिवीजन है, और इंटरनल डिवीजन का एक्स ही लेकर चलो ना, हो जाएगा mx2 प्लस nx1 और बाई m प्लस n। देखिए इंटरनल डिवीजन का x कितना है 4, mx2 करेंगे तो mx2 हो जाएगा 7m, nx1 ये हमारे पास 2n और बाई में m प्लस n, 4m प्लस 4n 7m और प्लस में 2n। अब 4m इधर आएगा तो माइनस का 4m हो जाएगा, सॉरी 4m में 7m आके घटेगा तो माइनस का 3m हो जाएगा, और ये उस पर जाएगा तो माइनस का 2m हो जाएगा, यानी m अपॉन n करने जाएंगे तो 2/3 हो जाएगा। चलो लास्ट देखो, 40 नंबर क्वेश्चन। 8√3 सेमी डायगोनल वाले घन को पिघलाकर घनाभ बनाने पर उसकी हाइट क्या होगी अगर घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर है और घनाभ की चौड़ाई 4 सेमी है। सबसे पहले तो आप ये देखो, √3 इंटू साइड, यही तो होता है घन का विकर्ण। यहाँ से घन का साइड कितना होगा 8, ये हो गया साइड ऑफ क्यूब। क्वेश्चन कहा कि जो क्यूब का साइड है ना वही घनाभ की लंबाई है, यानी लेंथ ऑफ क्यूबॉइड। लेंथ ऑफ क्यूबॉइड भी क्या हो गया हमारा 8 ही हो गया। अब जब एक क्यूब को पिघलाकर क्यूबॉइड बना रहे हैं तो दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, दोनों का वॉल्यूम सेम हो जाएगा, ठीक है। अब आप समझिए ध्यान से, क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा साइड क्यूब हो जाएगा, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम हो जाएगा LBH, ये तो आप जानते ही हैं। L कितना 8, B कितना नहीं मालूम, H कितना 4, 8 से 8 चला गया, इससे 2 बार में चला गया 16, ठीक है। ठीक है मेरे दोस्त, फिर कल मिलते हैं, कल मिलते हैं एक दूसरे सेट के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, थैंक यू वेरी मच।